में मुस्लिमों के आगमन की शुरुआत से हम लोगों ने शुरू किया था कि किस प्रकार से मुस्लिम भारत में आए और उन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था 712 या 711 में मोहम्मद बिन कासिम के विषय में पढ़ा था। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आता है, उसके विषय में एक छोटी सी जानकारी ही पूछी जाती है कि भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी सबसे पहला कौन सा था, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद जजिया कर किसने लगाया सर्वप्रथम, तो वो भी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा महमूद गजनवी के बारे में, और महमूद गजनवी के 17 जो आक्रमण किए उनके बारे में, उनमें भी जो महत्वपूर्ण आक्रमण थे उनको हमने पढ़ा। ठीक है, जैसे पहला आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, अंतिम आक्रमण, इनके बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर गोर साम्राज्य से, गोर राज्य से मोहम्मद गोरी आता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके जो तीन लोग हैं, जो 3 सिपह सलार हैं, ऐबक, कुबाचा, ताजुद्दीन एल्दौज, इन तीनों लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों को बांट लिया और ऐबक दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में उसने शासन किया। दिल्ली सल्तनत क्या है? वाकई में दिल्ली सल्तनत 5 राजवंशों को मिलाकर बना हुआ है। जब 5 राजवंश मिलते हैं तो उनको हम सम्मिलित रूप से दिल्ली सल्तनत कहते हैं, जिसमें से सबसे पहला वंश जो आता है वो आपका सबसे पहला वंश ऐबक द्वारा स्थापित होता है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे मुगल आ जाएंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ना स्टार्ट किया था वो था ऐबक के बारे में, यानी गुलाम वंश। गुलाम वंश पूरा पढ़ लिया था। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था कयूमर्स। संस्थापक ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, और उसके बाद अंतिम जो शासक था वो कयूमर्स था। कयूमर्स की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद एक नया राजवंश सामने आता है जिसको हम बोलते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश सन 1290 ईस्वी से लगा के 1320 तक रहता है, 1320 ईस्वी तक रहता है। तो यहां से भी एक प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? सीधे से खिलजी वंश। खिलजी वंश देखिएगा, खिलजी वंश में सबसे पहले सामने आता है, इसका जो संस्थापक है वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो जरा हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में जान लेते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, आप देखिए यहां पे, ये बलबन के समय से है और बलबन के साथ मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में लड़ता है, और बलबन के समय से यह देखता चला आ रहा है कि दिल्ली सल्तनत केवल और केवल तलवार की सत्ता पे या तलवार के दम पे स्थापित होती है। जिसकी तलवार दिल्ली सल्तनत उसकी। अब यहां पे क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये पावरफुल होता है, ठीक है, ये अपने प्रभाव को बढ़ाता है। जलालुद्दीन खिलजी, कयूमर्स की हत्या हो जाती है। कयूमर्स की हत्या होने के बाद इसने एक वंश की स्थापना करी जिसका नाम था खिलजी वंश। ठीक, अब इसका जो सिंहासनारोहण होता है, सिंहासन पर जब बैठता है तो ये किलो खरी या किलो गढ़ी नामक एक स्थान है, तब बैठता है, वहां सिंहासन पर बैठता है। हाँ, एक बात और जो मेन जो पूछी जाती है कि जिस समय यह सुल्तान बना उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की आयु क्या थी? उस समय उसकी आयु 70 वर्ष थी। 70 वर्ष आयु थी।
ठीक है। एक चीज और जान लीजिए, इस खिलजी वंश में कुल 4 शासक शासन करते हैं। पहला है संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, चौथा है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये कुल 4 शासक खिलजी वंश में शासन करते हैं। अब जरा बात करते हैं, खिलजी वंश भी एक तुर्क है, लेकिन इनको तुर्क माना नहीं जा रहा है, इनको तुर्क माना नहीं जा रहा है। जो यहां के अमीर हैं उन्होंने विरोध किया, जबकि इनके पूर्वज यानी किसके, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज इल्तुतमिश के साथ भारत आए थे। ठीक है। जिस समय यह सुल्तान बना सन 1290 में, उस समय इसने उपाधि धारण करी शाइस्ता खां। कौन सी उपाधि धारण करी? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां की नाम की उपाधि धारण करी। इसके विषय में यह कहा जाता है कि यह हिंदू विरोधी नहीं था, यह कतई हिंदू विरोधी नहीं था। और ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती हैं? हमें बर्नी द्वारा लिखी किताब तारीख फिरोज शाही से मिलती है। तारीख फिरोज शाही से मिलती है। तारीख फिरोज शाही में बर्नी ने लिखा है कि यह एक चींटी तक को मारना नहीं चाहता था। दूसरी बात, यह हर एक समुदाय के साथ सद्भावना की नीति के साथ चलता था, हर एक समुदाय के साथ सद्भावना बना के चलता था। फिर हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाने या विवश करने के लिए ये कभी भी पक्ष में नहीं रहा, उसका ये हमेशा विरोधी था। ये नहीं चाहता था कि हिंदुओं को बलपूर्वक धर्मांतरित करवाया जाए। दूसरी बात, अगर कोई मूर्ति पूजक है तो उसे जबरदस्ती मूर्ति पूजा से रोका नहीं जाएगा, अर्थात इसने कभी भी मूर्ति पूजा को रोका नहीं है। फिर दूसरी बात, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हमेशा यह प्रयास करता था कि जो अमीर हैं या जो उसके दरबार में हैं उनको यानी अपने विरोधियों को भी वो संतुष्ट रखे, उनको भी संतुष्ट रखे, सबको अपने साथ लेके वो चले। कुछ चीजें मैं और आपको बताऊंगा यहां पे। ये इसने किया क्या, कुछ मुस्लिम भारत के बाहर से भाग के आए, उनको इसने दिल्ली में शरण दी और उनको नाम दिया नवीन मुसलमान या नव मुसलमान। और उनको बसाने के लिए, एक जगह पे रहने के लिए जो स्थान दिया वो कहलाता है मंगोलपुरी। इस नाम का आज भी दिल्ली में क्षेत्र है मंगोलपुरी। तो उस क्षेत्र में 9 मुसलमान, ये प्रश्न बनता है कि 9 मुसलमानों को दिल्ली में या मंगोलपुरी में किसने बसाया? तो कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कुछ बातें और भी हैं। एक सूफी संत होते हैं सिद्दी मौला का ये वध करवा देता है, ये जिसमें इसकी काफी बुराई भी होती है। ठीक है, इस चीज को वो एक्सेप्ट भी करता है। सिद्दी मौला का वध किसने करवाया? तो याद रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं फिर से कि खिलजी वंश में कुल कितने शासक रहे? 4। संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उपाधि कौन थी? शाइस्ता खां। ठीक है। इसके पूर्वज इल्तुतमिश के साथ ही दिल्ली आए, मंगोलों के विरुद्ध बलबन के साथ ये युद्ध में गया, बलबन के समय से ही है। धीरे धीरे अपने प्रभाव से इसने दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना की। अपना सिंहासनारोहण या सिंहासन पे ये कहां बैठा? किलोखरी 70 वर्ष की आयु में। ये हिंदू विरोधी नहीं था, ये बताया बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही ने। ये एक चींटी तक को मारना नहीं चाहता था और ये
हर एक समुदाय को सद्भावना की नीति पर लेके चलना चाहता था। दूसरी चीज, इसी के समय में दिल्ली में आकर मंगोलपुरी के इलाके में नवीन मुसलमान या नव मुसलमान आके बसे। 1296 सन 1296 में इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी या अली गुरसप, अलाउद्दीन खिलजी या अली गुरसप ने इसकी धोखे से हत्या करवा दी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद खिलजी वंश का दूसरा जो शासक है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जो उपाधि है वो है अली गुरसप। क्या उपाधि है? अली गुरसप। एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अली गुरसप किसकी उपाधि है, तो वो अलाउद्दीन की है। अलाउद्दीन खिलजी शासक कैसे बनता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसकी कुछ उपाधियां हैं। ये बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था। इसने सिकंदर द्वितीय, सिकंदर सानी, विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियां धारण करी। तो इन उपाधियों को आपको अच्छे से याद करना है। आपसे पूछ लिया सिकंदर सानी उपाधि किसकी है, तो वो किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी की है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक है जिसने दक्षिण भारत को जीता। दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक कौन है? वो है अलाउद्दीन खिलजी। फिर आगे देखते हैं। ये जलालुद्दीन खिलजी यानी अपने चाचा, इसके चाचा भी है, ये अपने चाचा को ये कुछ और बताता है और कहता है कि मैं जा रहा हूं दूसरे अभियान पे, देवगिरी अभियान पे जा रहा हूं, लेकिन देवगिरी के साथ साथ देवगिरी से लगे हुए राज्यों को भी ये लूटता है। जब ये सूचना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तक पहुंचती है तो जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर नाराज होता है। इसी समय अलाउद्दीन खिलजी एक चाल चलता है और वो कहता है कि मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, मुझे डर लग रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी कहीं दंड ना दे हमें, इसलिए मिलने के लिए उसने कड़ा मानिकपुर, एक स्थान है आधुनिक इलाहाबाद में, कड़ा मानिकपुर बुलाता है। और कड़ा मानिकपुर बुलाता है तो ये गंगा नदी बीच में बह रही होती है, तो सेना यहां खड़ी होती है और यहां पर अलाउद्दीन खिलजी होता है। अलाउद्दीन खिलजी अकेले मिलने के लिए नदी के उस पार किसको बुलाता है? जलालुद्दीन खिलजी को। ठीक है, जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी को बुलाता है, यहां पे कुछ बातें होती हैं और उन्हीं बातों के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर इसके एक गुलाम ने जलालुद्दीन का सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। अब यहीं से जलालुद्दीन का अंत, और उसके धड़ को मतलब उसके सिर को पूरे नगर में घुमाया ताकि लोगों में भय व्याप्त हो सके। फिर देखते हैं, जब ये शासन पे आता है तो अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक जैसा जो चल रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी जो एक सहृदय शासक था, वो हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं करता था। ठीक है, वो इतना चालाक भी नहीं था। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही ये सत्ता में आता है, वो 4 अध्यादेश जारी कर देता है। यहां से भी प्रश्न बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने 4 अध्यादेश जारी किए? तो कौन है वो? अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहला जो अध्यादेश था वो धनी व्यक्तियों के विरुद्ध था। धनी व्यक्तियों की संपत्तियों को छीन लिया गया, क्योंकि अगर आपके पास धन है तो इसका मानना था कि आप षड्यंत्र करोगे।
वो भी किसके विरुद्ध? सुल्तान के विरुद्ध। दूसरा, इसने एक गुप्तचर विभाग का गठन किया। गुप्तचर विभाग में बरीद और मुनहिस नाम के 2 कर्मचारी होते थे, जिनका काम होता था कि सुल्तान तक सारी बातों को पहुंचाना। ठीक है। फिर मद्य निषेध यानी शराब पीने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। इसने स्वयं पीना छोड़ दिया शराब, और इसके साथ साथ जो अमीर गुलाम जो इसके दरबारी थे उनको भी रोक दिया शराब पीने। क्योंकि जब शराब पीते हैं तो लोग षड्यंत्र करते हैं, इसका मानना था, तो इसने बंद करवा दिया। फिर इसने अपने जो दरबारी थे उनके आपस में वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि अगर 2 दरबारी आपस में रिश्तेदार हो जाते हैं तो उनके बीच में एक ऐसी भावना पैदा होती है जो सुल्तान के लिए हानिकारक होती है। तो 4 अध्यादेश ध्यान रखिएगा। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। और जलालुद्दीन की हत्या कहां हुई? कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर कहां पे है? आधुनिक इलाहाबाद में है। कड़ा मानिकपुर आपको जब आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत, वहां पे आपको भी कड़ा मानिकपुर मिलेगा पढ़ने के लिए। तो यहां आप देखें, यह बहुत विस्तार पूर्वक है, लेकिन मैं आपको केवल वो चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है। हमें इस पर रिसर्च नहीं करना है, हमें केवल वो बातें पढ़नी हैं जो हमें एग्जाम को क्वालिफाई करवा सकें। ठीक है। और नौकरी पाने के बाद जितना पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। मंगोल आक्रमण ये उत्तर पश्चिम सीमा से सर्वाधिक मंगोल आक्रमण सल्तनत काल में किसके समय में हुए हैं? तो वो हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय में। पूछा जा सकता है आपसे, सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। फिर देखिए आगे देखते हैं। जब ये गुजरात अभियान करता है या दक्षिण अभियान करता है तो वहां उसको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है मलिक काफूर, और मलिक काफूर का दूसरा नाम है हजार दीनारी। चूंकि 1000 दीनार में खरीदा था तो इसलिए इसको नाम दिया गया 1000 दीनारी। और किसका दूसरा नाम भी था? नुसरत खां। तो तीनों नामों को आपको ध्यान रखना है, मलिक काफूर, नुसरत खां, 1000 दीनारी। एक प्रश्न और भी बनता है कि अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का श्रेय किसको जाता है? तो दक्षिण विजय का श्रेय किसको जाता है? मलिक काफूर को। क्योंकि मलिक काफूर सिपह सालार या सेना का प्रमुख बनके सबसे आगे चलता था। ठीक, क्लियर। आगे इसने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे उसका नाम रख दिया खिजराबाद। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खिजराबाद शहर की स्थापना किसने करी? तो कौन है उसमें? अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद। ठीक, फिर देखते हैं आगे। दक्षिण अभियान के दौरान जब ये दक्षिण अभियान में रहता है तो दक्षिण के शासक है प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा पहली बार सल्तनत काल के किसी शासक को भेंट किया, तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो यहां से भी प्रश्न बनेगा कि कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को किसने भेंट किया? तो कौन है? प्रताप रुद्रदेव। फिर पहली बार है कि जब केंद्रीय सेना रखी जा रही है, यह पहली बार केंद्रीय सेना रखता है कि आवश्यकता पड़ने पर सेना को कहीं से बुलाना ना पड़े और इसने सेना बदली ना जा सके, इसलिए दाग और हुलिया प्रथा प्रारंभ कर दी।
सैनिकों का हुलिया रखा जाने लगा और घोड़ों पे एक निश्चित पैटर्न का दाग लगाया जाने लगा, ताकि ना तो सैनिक बदले जा सके और ना तो घोड़ों को बदला जा सके। इसने एकता व्यवस्था समाप्त कर दी। भाई, एकता व्यवस्था के बारे में मैंने उस दिन विस्तार पूर्वक से आपको बताया था। एकता नगद वेतन के बदले सैनिकों को या अधिकारियों को दिया गया भूमि का एक टुकड़ा था। इसने क्या किया? एकता व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो भैया, जब ये समाप्त कर दिया तो अब सैनिकों को वेतन कैसे देगा? तो यहीं से सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत हुई। ध्यान रखिएगा, एकता व्यवस्था का समापन और सैनिकों को नगद वेतन। जब आप एकता व्यवस्था छीन ले रहे हैं तो सैनिकों को जीवन यापन के लिए कुछ तो देंगे ना, तो अब वो नगद वेतन देने लगा। ठीक। विश्व प्रसिद्ध इसकी एक नीति है बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण नीति। ये क्या है, इसको समझना है। ये है तो बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन आपसे वनडे एग्जाम में केवल इतना पूछा जाएगा कि बाजार एवं मूल्य नियंत्रण नीति किसने लगाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसमें वस्तुओं के मूल्यों को फिक्स कर दिया गया कि एक भी पैसा कोई ज्यादा नहीं ले सकता है। चाहे शहर के इस पार खरीदो, चाहे शहर के उस पार खरीदो, उस चीज का अगर सुई का एक दाम यहां पर 1 रुपए है तो शहर के दूसरी तरफ भी, दूसरे हिस्से में भी 1 ही रुपए होगा। यानी इसने वस्तुओं का मूल्य फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स कर दिया? क्योंकि भाई साहब, यहां समझिएगा, समझने वाली बात है कि सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। तो अगर सैनिकों को निश्चित वेतन दे रहा है, 1000 में खर्च चलाना है, तो वस्तुओं के मूल्य भी तो निश्चित होने चाहिए ताकि सैनिक अपना खर्च चला सके। आज चीनी 20 रुपए किलो है, वेतन उतना ही मिल रहा है। चीनी हो जाए 40 रुपए किलो, तो क्या सैनिक अपना खर्च चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो बाजार नियंत्रण, तरह तरह के बाजार स्थापित किए गए। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए गए। जब इसको आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे या मैं पढ़ाऊंगा विस्तार पूर्वक आपको, तो इसमें सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। दूसरा, अभी तक जो बकाया राजस्व था, जो लोग नहीं दे रहे थे, बकाया राजस्व की वसूली के लिए इसने दीवाने मुस्त खराज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? दीवाने मुस्त खराज। दीवाने मुस्त खराज एक विभाग था जो बकाया राजस्व की वसूली करता था। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ चूंकि अब सैनिकों को ये नगद वेतन दे रहा था, तो अब पैसा भी तो चाहिए, तो ये कर भी लगाएगा। एक तो ये दीवाने मुस्त खराज हो गया, दूसरे 2 कर हैं गढ़ी कर और चरी कर। गढ़ी कर को हम घरी कर भी कहते हैं। हाउस टैक्स जिसको आप बोलते हो, हाउस टैक्स जिसको आप बोलते हो, अगर आपका घर बना है तो आपसे हाउस टैक्स लिया जाएगा। चरी कर, अगर आपके पास जानवर हैं और वो घास को चर रहे हैं तो आपसे चरी कर लिया जाएगा। तो इससे बहुत बड़ा राजस्व का एक हिस्सा आता था जो सैनिकों को नगद वेतन के रूप में दिया जाता था। अगर हम बात करें कि इसके निर्माण कार्यों की, तो इसने दिल्ली, जो आपकी कुतुब मीनार है दिल्ली की, उसी के निकट अलाई दुर्ग, कुस्के सीरी, या जिसको हम अलाई दरवाजा कहते हैं। तो अभी कुस्के सीरी नाम से प्रश्न नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अलाई दुर्ग का निर्माण किसने कराया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। 1000 सितून महल, इसको हम 1000 खंभा महल भी कहते हैं। कहा यह जाता है कि इस महल में 1000 खंभे थे, इसीलिए इसे 1000 सितून महल या 1000 खंभा महल कहा गया। क्लियर। फिर इसने दिल्ली के निकट ही एक दूसरा नगर बसाया जिसे कहा गया सीरी नगर,
और या इसे कहा गया दूसरी दिल्ली। तो श्रीनगर की स्थापना किसने करी? श्रीनगर की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं जो बड़ी फेमस है। चित्तौड़ के राजा है रतन सिंह, सभी लोगों ने पढ़ा है। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह हैं और वहां की रानी है, एक लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में पूरा विवरण दिया है कि कैसे किस प्रकार से राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है, अंत में अलाउद्दीन खिलजी की हार होती है, कहा यह जाता है। दूसरे भी तथ्य कहे जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हार इनकी हुई, कुछ लोग कहते हैं इनकी हुई। तो हमें किसी एक निष्कर्ष से पहुंचना है, तो हम एक निष्कर्ष से पहुंच जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल इतना है कि रानी पद्मिनी की कहानी किस पुस्तक में दर्ज है? तो पुस्तक कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित पद्मावत पुस्तक में। और ये आक्रमण कब हुआ था इसको भी जान लीजिए। ये आक्रमण हुआ था 1303 में। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सिंह, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह पर आक्रमण करता है। अब हमको कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो शाह के विषय में पढ़ना है। तो इनके बारे में बहुत कम है। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो बहुत कम है। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के विषय में यह कहा जाता है कि जैसे दिल्ली के सुल्तानों ने, ठीक है, सुल्तान की उपाधि वो हमेशा खलीफा से ली, खिलवत जिसको हम बोलते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के विषय में कहा जाता है कि इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया और माना कि मैं ही खलीफा हूं। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और उपाधि धारण कर ली, सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। दूसरी आश्चर्यजनक बात जो आपको आश्चर्य में डाल देगी कि ये भरे दरबार में नग्न होके आया करता था और साथ में कभी कभी दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहन के आता था। तो इतिहासकारों ने कहा कि ये पागल शासक है। इतिहासकारों ने इसको पागल शासक घोषित किया, ठीक है, इसको पागल शासक घोषित किया। इसमें आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पहला फैक्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो उसमें से कौन सा है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अब आते हैं जरा खिलजी वंश के अंतिम शासक के विषय में आते हैं, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह के विषय में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना केवल जान लेना है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन? तो कौन है? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। और नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने एक उपाधि धारण करी जिसे हम कहते हैं पैगंबर का सेनापति। क्या कहते हैं? पैगंबर का सेनापति। सभी लोग व्यास एकेडमी बाराबंकी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट जरूर करिए। जो भी आपको कमी या अच्छाई जो भी आपको दिखे कमेंट जरूर करिए और कृपया शेयर जरूर करें।